मैं आपका दोस्त गुरबख्श भयाना अपने YouTube चैनल कैसे करें कमाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से मेरे दिल में एक कसक थी कि आइडिया वोडाफोन के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊं। आज मैं आइडिया वोडाफोन के बारे में एक ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं इसके पुराने इतिहास के बारे में आपके पास थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले आइडिया खुद की कंपनी थी और इस टाइम इसके शेयर का रेट 100, 110, 120, 130 ऐसे ही चलता था और एयरटेल भी इसी के आसपास ही 110-20 में ही ट्रेड करती थी। तो दोनों बराबर की कंपनी थी, दोनों का नेटवर्क अच्छा था और उस टाइम रेंज की दिक्कत होती थी। तो रेंज में भी आइडिया वोडाफोन, उस टाइम नहीं था, आइडिया था, तो आइडिया की रेंज बहुत अच्छी थी। बाकी कुछ टाइम बाद इन्होंने वोडाफोन के साथ एक साझेदारी की और उसके बाद इस कंपनी का नाम आइडिया वोडाफोन हो गया। कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि ये अपने जो फाइनेंशियल को नहीं संभाल पाए, कर्ज़ा बढ़ता गया और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस पर ये ध्यान नहीं दे पाए, कर्ज़े देने के पास पैसे नहीं थे, बैंक भी इनको कर्ज देने में घबराते थे क्योंकि इनके जो कर्ज लिए हुए अकाउंट थे सारे एनपी हो गए। तो अब आज की डेट में कंपनी के ऊपर 83,400 करोड़ का एजीआर ड्यू है। एजीआर कहते हैं एग्रीगेट ग्रोस रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट सारी कंपनी से लेती है। भाई आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया उसकी परसेंटेज वो लेती है, उसको एजीआर कहते हैं। तो ये अब कंपनी के ऊपर 83,400 रुपये का एजीआर ड्यूज़ है। कंपनी के पास आज की डेट में पैसे नहीं है इसको चुकाने के लिए। तो पीछे इन्होंने 24% के करीब स्टेक गवर्नमेंट को बेची थी, उसके बाद फिर 25% स्टेक बेची थी, क्योंकि वो जो स्टेक गवर्नमेंट ने ली थी वो इसलिए ली थी कि जो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है, जो स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट बांटती है, उसके वो बोली पे इनके नाम छूटते हैं। भाई ये स्पेक्ट्रम तेरा, इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, वो गवर्नमेंट ने लेने थे, उसके बदले में ये पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने गवर्नमेंट ने 49% के करीब स्टेक ले ली। इन्होंने पीछे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी कि जो हमारे पे एजीआर ड्यूज़ हैं उस पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ना हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। भाई अगर हम पैसे देने में असमर्थ हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, उसके ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज लगाता है, और वो कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 45,000 करोड़ रुपया ये पेनल्टी और इंटरेस्ट बनता है जो इस एजीआर ड्यूज़ के अंदर शामिल है, तो आप इसको वेव करो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यू हैव टू पे। दूसरी बार फिर लगाई, उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला है, अब हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी दूसरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ये साथ ऐड कर दी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने लेवल पे इसके बारे में सोच सकती है। तो अब गवर्नमेंट के पास इन्होंने अर्जी लगाई हुई है, अब ये चीज़ गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है 49% इक्विटी हमारे पास है, आधे कंपनी के तो हम मालिक हैं। जो कंपनी की देनदारी है और जो गवर्नमेंट ने लेनी है
तो उस देनदारी में आधा तो गवर्नमेंट की भी देनदारी है, 50% की तो वही मालिक है। अगर कई बार मैं चैनल पे देखता हूँ कि कंपनी पे इतना कर्ज है कि ये NCLT में चली जाएगी, तो NCLT में क्या गवर्नमेंट जाने देगी? NCLT में क्या होता है कि जो लेने वाले पैसे हैं, जो क्रेडिटर हैं और जो देनदार हैं, जो जिनसे हमने लेने हैं, क्रेडिटर और डेटर, जैसे मैंने 1 लाख किसी का देना है, बैंक का जाए चाहे और किसी का लगा लो, और मेरे पास चुकाने के लिए पैसे हैं सिर्फ 30,000, तो NCLT में यही होता है कि भाई लाख तूने लेने हैं, बैंकों के जैसे लेने हैं, उनको कहते हैं पहले ब्याज तो अलग कर दो, ये तो आपको मिलेगा नहीं, अब मूल पे बात करो। अब मूल जो 1 लाख रुपया है उसमें से इसके पास 30,000 है देने को, हाँ क्या आपको मंजूर है? तो लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम क्रेडिटर जो NCLT लेता है, वो बैंक भी कहते हैं हमारे तो पैसे डूब रहे हैं, जो आगे वही अपने हैं। तो नियर अबाउट 30 और 40% के बीच में मूल का फैसला होता है। तो अब ये स्पेक्ट्रम ड्यूज भी गवर्नमेंट के हैं और AGR ड्यूज भी गवर्नमेंट के हैं, इनको क्रेडिटर मान लो दोनों को, तो इसके पास देने को है नहीं। तो अगर NCLT में केस जाता है तो वो तो पहले ये कह देंगे भाई ये जो AGR में आपने पेनल्टी लगा रखी है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा रखा है, इसकी इस कलम को अलग करो, तो उसके बाद जो बचता है उस पर बात करेंगे। तो उसका भी मूल का भी 30% रफली मिलता है पैसा। तो और उसके बाद क्या होता है कि जो शेयर होते हैं वो डिलिस्ट भी हो जाते हैं, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। क्या गवर्नमेंट 49% की हिस्सेदारी रखती है कि वो अपनी वैल्यू उसको ज़ीरो होने देगी? मतलब ही नहीं। तो ये तो ठीक है, यूट्यूब पे बातें चलती रहती हैं, चैनल वाले जो हमारे एंकर भाई बैठे हैं वो भी अपने हिसाब से बात करते हैं, सारे यही कहते हैं इसमें कुछ पड़ा है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, आइडिया वोडाफोन में ज़ीरो हो जाएगा, एयरटेल ले लो, ओ बाबू जी वो 2,000 रुपये का शेयर है, ये 6 रुपये का शेयर, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए आप इस शेयर के ऊपर अपनी नज़र ज़रूर रखें और कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करते रहें हर डिप पे। मेरी बात सुनो, आप अगर फैमिली के साथ कहीं डिनर पे चले जाते हो, 5-6 हज़ार का आपका बिल बन जाता है, ठीक है ना? 6,000 रुपये में आप रोटी खा के आते हो और 6,000 रुपये में आपके 1,000 शेयर आ जाएंगे। तो इस पे आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। इसको एक न्यूज़ की वेट है, चाहे वो गूगल की तरफ से आए, चाहे फेसबुक की तरफ से आए, चाहे एलन मस्क की तरफ से आए, चाहे अडानी की तरफ से आए, कि गवर्नमेंट उनको कहे जी हम आपको मेजॉरिटी स्टेक मतलब 26% शेयर आपको देते हैं और उसके बदले में सरकार अपने पैसे ले लेगी और उनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना दिया जाएगा। अगर एलन मस्क वगैरह अगर इस चीज़ में आ गए तो बाबूजी इस न्यूज़ के आते ही ये शेयर हाथ नहीं आएगा। इन न्यूज़ का हमें इंतज़ार है और हम आशा करते हैं कि इस शेयर के बारे में भविष्य में कुछ अच्छा ही हो। इन्हीं शब्दों के बाकी ये कंपनी पीछे मैंने पढ़ा है कि वो कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी आई है। अब पीछे इसकी न्यूज़ आ रही थी कि ये जैसे एयरटेल का पेमेंट बैंक है उसी तरह ये भी अपना एक पेमेंट बैंक बना रहे हैं। जो ABC कैपिटल है, आदित्य बिरला की कंपनी है, उसके साथ इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन की है। तो ये सारी जो न्यूज़ें उड़ रही हैं तो ये इसका मतलब ये है कि पर्दे के अंदर सब कुछ हो रहा है। अब 5G स्पेक्ट्रम अब कई सिटीज़ में इन्होंने वो 5G शुरू कर दिया है, तो आने वाले टाइम में ये 5G वाला काम जो है ज़्यादा सिटीज़ में शुरू करके
अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। और आज की डेट में चाहे हर क्वार्टर में इनके ग्राहक कम हो रहे हैं, फिर भी कम होने के बावजूद भी 20 करोड़ का इनका क्लाइंट बेस है। 20 करोड़ कोई कम नहीं होते। तो इसलिए इस शेयर पे आप नज़र ज़रूर रखें और हर डिप पे आप इसको खरीदते जाएं। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है। फिर भी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।